बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अस्कर मलिक। सबसे पहले तो कौम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि अवाम ने महंगाई का एक जो तूफ़ान बर्दाश्त करना था, जो तूफ़ान देखना था, उसकी पहली किस्त आज रिलीज़ कर दी गई है। आज शाम रात को इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल का और डीज़ल का एक बम धमाका किया है। तकरीबन 30 रुपए के करीब जो कीमतें हैं वो डीज़ल की और पेट्रोल की बढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले जो कीमत थी वो 145 रुपया थी, जो खान साहब ने मेनटेन करके रखी थी। और इस हुकूमती इजाफे के बाद जो यकम से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद ये कीमत जो है ये तकरीबन 180 पौने 200 से ऊपर हो जाएगी। तो कौम को सबसे ज़्यादा मुबारकबाद कि जिस महंगाई का रोना रो रहे थे खान साहब की हुकूमत में, अब उससे ज़्यादा डबल महंगाई इन चोरों की हुकूमत में आ गई है। वजह यह बनी है कि ये IMF के पास जा रहे हैं और IMF ने ये शर्त रखी है कि अगर आपको पैसे उधारे चाहिए तो आपको पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे मज़े की बात, नोट करने की बात यह है कि ये वही लोग थे, मरियम सफदर साहब और हमजा शहबाज साहब, जिन्होंने खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने से पहले महंगाई मुकाऊ मार्च किया था। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में महंगाई है, गरीब बेचारा पिस रहा है, गरीब बर्बाद हो गया, आवाम मर रही है भूख से। तो आप जो है ना खान साहब, आपने महंगाई की हुई है, आप इसको कम करें। खान साहब तब उनको बोलते रहे कि इंटरनेशनल महंगाई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह महंगाई है, आप जो है ना इसको सियासी रंग ना दें, आप हक़ाइक़ को समझें। लेकिन तब उन्होंने मुनाफ़क़त की, हक़ाइक़ को जानते हुए उसके हकीकत के बरअक्स सियासत को प्रमोट करने के लिए बड़े-बड़े मार्च किए गए, बड़ी-बड़ी बातें की गई। और इनके जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान में 1 रुपया भी डीज़ल या पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के हक़ में नहीं है। और शाहिद खाकान अब्बासी ने ये कहा था कि इस वक़्त पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत जो है वो 70 रुपये होनी चाहिए। और जब भी हुकूमत में आए थे, जब इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, उससे पहले ये कहते थे कि ये पेट्रोल को कम कर देंगे और डीज़ल की जो कीमतें हैं उसको भी कम किया जाएगा। तो आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने तब जो मुनाफ़क़त की थी, ये मुनाफ़िक लोग, अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं कीमतें कम? अब तो उनके पास हुकूमत भी आ गई है, अब तो सब कुछ है, अब इन्होंने कीमत क्यों बढ़ाई है? और मज़े की बात ये है कि खान साहब ने पिछली दफ़ा जब IMF का प्रोग्राम किया था, जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक को जो है ना वो खुद मुख्तियारी दी थी, ये तो कहते हैं कि स्टेट बैंक को उन्होंने गिरवी रख दिए। हकीकत में स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है उसको चेंज किया गया था और उसके मुताबिक उसको आज़ाद होना चाहिए। उसको गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है उसके असर से बाहर होना चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करे। और पिछली हुकूमतें भी उसको थोड़ी-थोड़ी आज़ादी देती रही हैं। लेकिन खान साहब ने कानून पास करके उसको फुल्ली जो है ना वो आज़ाद कर दिया है। तो उसके बाद इनसे ये अवाम पूछना चाहती है कि खान साहब ने तब 100 करोड़ डॉलर, तकरीबन 1 अरब रुपया, 1 बिलियन डॉलर बनता है। उस हिसाब से उन्होंने जब कर्ज़ा लिया, उसमें भी उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें नहीं बढ़ाई। लेकिन आज IMF इनको 90 करोड़ डॉलर दे रहा है और उनसे ये शर्त रखवाई गई है कि पाकिस्तान में आपने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ानी है। और उसके बाद इन डीज़ल की कीमतों के बढ़ने के बाद जो महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, उसका सारा बोझ जो है ना वो गरीब अवाम पे पड़ने वाला है। और उसके बाद मैंने आपको पहले बोला था कि जो लोग परेशान हो रहे हैं कि खान साहब धरना ख़त्म करके चले गए हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पीछे जो मामलात हुए हैं, पीछे जिस शख्सियत की खान साहब को यकीन दहानी कराई गई है, और कुछ रिसोर्सेज़ ये भी कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करने की जो समरी है, उस पे दस्तखत करके वो ऐवान सदर तक पहुँचा दी गई है और वो वहाँ पे पड़ी हुई है। और जब भी सदर साहब चाहेंगे उसको मंज़ूर कर सकते हैं और ये हुकूमत जा सकती है। इन सब मामलात के बाद, इन सब यकीन दहानियों के बाद खान साहब ने धरना ख़त्म करने का ऐलान किया था। क्योंकि वजह ये बनी थी कि उन्होंने फ़ौज को, जब पुलिस के हाथ से मामलात कंट्रोल से बाहर हो गए, तो उन्होंने फ़ौज को तलब कर लिया था। तो खान साहब नहीं चाहते थे कि अवाम और फ़ौज की आपस में मुठभेड़ हो और अवाम में फ़ौज के खिलाफ नफ़रत पैदा हो। और जो मुक़्तदर हल्के थे, उन्होंने भी सोचा कि अब मामलात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, तो उससे बेहतर यही है कि खान साहब के मामलात को, उनके जो मुतालबात हैं, उनको मान लिया जाए। उसके बाद ये खान साहब ने ये धरना ख़त्म किया है और उन्होंने उसके बावजूद भी इन पे एतबार नहीं किया, क्योंकि ये बेयकीन से बंदे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से खान साहब वापस खैबर पख्तूनख्वा चले गए। और उसके बाद इन्होंने इनको इजाज़त मिली थी कि ये नैब में तरमीम करें, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म थी उसमें तब्दीलियाँ करें, और जो नैब की चेयरमैन की तैनाती है वो भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन में भी रद्द-ओ-फेर कर सकते हैं, ताकि अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो एक प्लेइंग ग्राउंड सेट करके जाएँ, ताकि इलेक्शंस में इनका सफाया ना हो, इनकी थोड़ी-सी फेस सेविंग हो जाए, थोड़ी-सी बचत हो जाए, कुछ सीटें निकाल जाएँ। तो कल कौमी असम्बली में इन्होंने बिल पेश किया, इसमें ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उसको खान साहब ने जो हक़ दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट पे जिस पर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मौजूद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना एक उनकी एक फंडामेंटल राइट में शामिल है। और जब आप एक दफ़ा किसी को वोट का हक़ देते हैं तो आप उससे छीन नहीं सकते हैं।
तो इन्होंने उसमें जो है ना भोंडी सी तब्दीलियाँ की है और उन्होंने कुछ शर्तें लगा दी हैं कि अगर वो चाहें ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो पाकिस्तान में आकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इनका दिमाग घूम गया है? एक बंदा जो रोज़ी करने के लिए गैर मुल्क गया हुआ है, कहीं किसी दूर कंट्री में बैठा हुआ है और महंगे इतने टिकट हो गए हैं, क्या वो टिकट भर के आएगा कि इधर जो है ना वो आगे वोट डालेगा? लाज़मी नहीं है कि हर इंसान अफ़ोर्ड कर सकता हो टिकट करा के इधर पाकिस्तान में आकर जो है ना वो वोट डाले। बाकी ममालिक में इंटरनेट का निज़ाम मौजूद है, पोस्टल सर्विस मौजूद है, एम्बेसी सिस्टम मौजूद है। अब आसानी पैदा करने की बजाय मामलात को उलझा रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही नहीं चाहते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है ना वो वोट का हक दें। अब उन्होंने इस कानून को, इस तरमीम को थोड़ा-सा उलझा दिया है कि किसी तरह से ये भी लोग भी ना कह सकें कि इन्होंने फुल्ली तौर पे ख़त्म कर दिया है और इस काबिल भी ना रखा जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डाल सकें। और उसके बाद ये कहते थे कि ये जो है ना नैब तरमीम करने चाहिए थे इनको। मैं भी कहता हूँ कि नैब में तरमीम की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने जो कहते थे कि नैब के पर काटेंगे, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया है। उन्होंने नैब के कवानीन से निकाल दिया है कि वो जो है ना वो ना तो टैक्स के मामला देख सकते हैं, ना ही जो तरक्याती फ़ंड्स होते हैं उनके मामलात को देख सकते हैं और ना ही एक और तरह का एक है जिसको वो नहीं देख सकते। तो उसके बाद पीछे कुछ नहीं बचता है। जितने भी ये सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो इन्हीं मामलात से पैसा बनाते हैं, दिहाड़ियाँ बनाते हैं। या तो वो ठेके लेते हैं, या टैक्स चोरी करते हैं, या तो फिर जो है ना वो हेरी-फेरी करते हैं और इस हेर-फेर के ज़रिए वो पैसा बचाते हैं। अगर आप इन बड़े-बड़े मामलात से ही निकाल देंगे तो पीछे क्या बचता है? पीछे तो कुछ नहीं बचता। और इन्होंने जो रिमांड का वो रखा है दिन, वो 14 दिन मुकर्रर कर दिया है कि 14 दिन से ज़्यादा नैब जो है ना वो रिमांड में नहीं रख सकते किसी मुजरिम को। पहले 90 दिन का वक़्त था, वो भी थोड़ा ज़्यादा था। अब ये 14 दिन का वक़्त, ये भी थोड़ा ज़्यादा है। और उसके ऊपर उन्होंने और भी बहुत ज़्यादा तरमीमें करके जो है ना वो लगा दिए हैं कि किसी तरह से नैब को जो है ना वो बाँध दिया जाए, उसके पर काट दिया जाए और किसी तरह से सियासतदान ये जो, क्योंकि पहले तो एनआरओ 1 मिल गया था, तब नैब में तरामीम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उसके बाद चले गए। अब तो खान साहब है, उन्होंने इनको रियायत नहीं दी, उन्होंने कहा कि खुला एहतसाब होगा हर किसी का, सरेआम एहतसाब होगा। तो अब इनको ज़रूरत महसूस हुई कि हमें पहले तरमीम कर लेनी चाहिए थी कि किसी तरह इनकी बचत हो सके। तो अब वो तरमीम भी कर चुके हैं और इनको एनआरओ 2 की एक जो दूसरी शक्ल है उसमें ढाला जा रहा है। और उसके बाद पंजाब में जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई, गिरफ्तारियाँ हुई, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने के बावजूद रात तक जो है ना वो शेलिंग होती रही, डी चौक मैदान जंग बना रहा। पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन पर रबड़ की गोलियां बरसाई गईं, शहादतें हुई 5 के करीब। कराची में भी वो पंजाब पुलिस वाला काम किया गया, नुमैश चरंगी में, लिबर्टी चौक लाहौर में, वहाँ भी फैमिलीज़ आई हुई थी। वहाँ पर भी आंसू गैस की शेलिंग की गई और एक्सपायर्ड शेल जो है ना वो फेंके गए। और उसके बाद कंटेनर्स लगा के कि जिस तरह पूरे मुल्क को जाम किया गया और उसके बाद जो मुल्की वसाइल हैं, जो हुकूमती मशीनरी है, उसको बेदरेग इस मार्च को रोकने के लिए वो तकरीबन इस्तेमाल किया गया। राना सनाउल्लाह ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि तकरीबन 250 से बंदे थे। बंदा इनसे सवाल पूछे कि अगर 250 ही बंदे आने थे तो आपके लिए, उसके लिए आपको हज़ारों की तादाद में पुलिस नफरी मंगवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? 100 के करीब कैदी वैन, पुलिस कैदी वैन तो मंगवाई गई, सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में शेल्स दागे गए। अगर 250 बंदा आना था तो आपको इतना ज़्यादा अवाम की, इतना ज़्यादा पुलिस की आपको नफरी की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। ये अपने बयानात में झूठे हैं। और मरियम सफदर साहिबा जो एक कन्विक्टेड मुजरिमा है, वो हर 2 मिनट बाद आके सरकारी टीवी पे आके बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देती हैं और उन्होंने मुल्क के मामलात को संभाला है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें, एक मुजरिमा जो ज़मानत पर है, उस शख्स की जो पाकिस्तान में है नहीं, और उसके बाद वो मुल्क के मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं, मुल्क के मामलात को चला रहे हैं। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की और बदकिस्मती नहीं हो सकती है। और पीटीआई के बारे में जो ये गलत तस्वर था कि वो एक बर्गर टाइप सी, एक मम्मी डैडी टाइप सी पार्टी है कि उसके जो कारकुनान हैं वो तशद्दुद को नहीं बर्दाश्त कर सकते, रियासती मशीनरी को नहीं बर्दाश्त कर सकते, इस तरह के जो हथकंडे होते हैं उसको नहीं बर्दाश्त करते। तो ये भी आज गलत साबित हो गया। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही जमातें हैं जो हुकूमती रियासती मशीनरी का सामना कर सकते हैं, एक टीएलपी वाले हैं और एक पीटीआई ने आज साबित कर दिया है। अगर खान साहब इस दफ़ा बंदे लेकर आ सकते हैं तो अगर 6 दिन में उनके जो मुतालबात हैं, अगर 6 दिन में असम्बलियाँ डिज़ाल्व ना की गई और मुल्क पाकिस्तान को अगर इलेक्शन की तरफ ना लेके जाया गया तो 6 दिन बाद भी वो बंदे इकट्ठे करके जा सकते हैं। जैसे मज़ीद को मालूमात कोई आती है तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।